विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग गोदान पर चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि गोदान उपन्यास है और इस पर चर्चा करेंगे तो हमें बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे और हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। इसलिए यूजीसी नेट हिंदी के लिए आप वीडियो पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपना मत, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है। इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करेंगे आप। यस। और गोदान जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है 1936 में लिखा गया था और 1936 में ही प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी और उनका सबसे क्लासिक्स उपन्यास माना जाता है ये। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, मंगलसूत्र, है ना। लेकिन ये सबसे क्लासिक्स इसलिए भी माना जाता है कि इसमें प्रेमचंद कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। जो समस्या है सिर्फ उसको जिक्र कर देते हैं, अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन प्रस्तुत नहीं कर रहे होते हैं। समझे कि सॉल्यूशन समाज के ऊपर या समय या परिस्थिति के ऊपर छोड़ देते हैं वो, कि समय आएगा जब इस समस्या का भी क्या समाधान हो पाएगा, किसानों की स्थिति क्या हो पाएगी, देश आजाद होगा कि नहीं होगा, सामंती सभ्यता का अंत होगा कि नहीं होगा, लोकतंत्र का आगमन होगा कि नहीं होगा, किसानों की जिंदगी में कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा, नैतिकता के जो मानदंड थे उनमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, भारत किस रास्ते पर बढ़ेगा, गांधी के रास्ते पर बढ़ेगा या मार्क्सवाद के रास्ते पर जाएगा, पूंजीवाद के रास्ते पर जाएगा या समाजवाद के रास्ते पर जाएगा। इस पर प्रेमचंद कोई भी समाधान प्रस्तुत करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए भी ये उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और तमाम आलोचकों ने, रामविलास शर्मा जी ने, नामवर जी ने, विनोद तिवारी जी ने, हमारे गुरु नंद किशोर आचार्य जी ने, विजय बहादुर सिंह जी ने, रवि भूषण जी ने, निर्मला जैन, नगेंद्र, पुरुषोत्तम अग्रवाल, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तमाम लोगों ने इस पर लिखा, उदय प्रकाश, तमाम लोगों ने अपनी राय दी है। हम यहाँ जो शुरू करेंगे उसमें जो गोबर, जो होरी का पुत्र है और उसकी जो प्रेम कहानी है उस पर बातचीत करेंगे। आगे क्या चलता है कि जुनिया और गोबर में प्रेम संबंध कैसे बनता है। देखिए उस दौर की जो प्रेम कहानियां हैं, या प्रेम जब नैतिकता के बहुत सारे दबाव होते हैं, उस समाज में या उस परिवेश में प्रेम कैसे प्रस्फुटित होता है। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज दुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो दुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता। अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद जुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे। जा रहा था ना गाय लेकर के, क्योंकि गाय ले जानी थी, इधर लेके आना था होरी के घर पे ना। तो वो कह रही है कि तुम तो गाय लेके जा रहे हो, वापस क्यों आओगे मेरे, मतलब वो यानी कि वो चाहती थी कि वापस से आए हमेशा मेरे पास मिलने के लिए। एक दिन पहले तक गोबर कुमार था और गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी या भाभियां। बहनों से कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठठेली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उसकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी और से प्रोत्साहन न पाकर उसका कुमार उसके गले में चिमटा हुआ था। जूनिया का वंचित मन, जिसे भाभीियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कुमार ही पर ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। अब देखिए दोनों की जो दशा थी उसके बारे में प्रेमचंद कितनी अच्छी भाषा में लिख रहे हैं कि यौवन दोनों की तरफ था, लेकिन दोनों को जैसे मौका नहीं मिला था। तो गोबर तो कुमार था,
लेकिन कैसे नौजवान हो जाता है। गोबर ने आवरण रहित रमणीक रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। जूनिया ने कटाक्ष भर के कहा, तो ये को तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जूनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है, आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। वो कहते कि मुझे इस प्रकार का भिक्षुक नहीं चाहिए कि जो बहुत जगह जाता हो, मुझे एक ही जगह आने वाला आदमी चाहिए बस। मंद बुद्धि गोबर जूनिया का आशय न समझ सका। जूनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में भी उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर वह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक ग्रस्त की बालिका थी जिसके गृहित्व को रसिकों की लगाव लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। मतलब वो जीवन में कुछ स्थिरता चाहती थी। वो इस प्रकार का सिर्फ कुछ समय का प्रेम प्रेम नहीं चाहती थी। इसलिए वो गोबर को बार बार हर तरह से परखती है। वो परखने के बाद फिर वो आगे का कदम उठाती है। गोबर ने कामना से उद्रिक्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। जूनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका, फिर बोला, कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उससे तो चुटकी ही मिलेगी। सबसे तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है जूनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तो समझती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास जो है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जूनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या होगा। मेरा होकर रहना पड़ेगा, फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। वो कह रही कि तुम मुझे खरीद लो बस। उसकी शर्त सिर्फ यही है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन ये कैसे होगा। लेकिन सवाल है कि सब कुछ होगा कैसे भाई। ये दुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे। बिरादरी को झंझट जो है, सारा गांव कांव कांव करने लगेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे। अब ये भी सवाल है कि जब वो औरत होकर नहीं डर रही है तो मुझे इतना डरने की आवश्यकता क्या है। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है। कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसकी जोग नहीं हूं, फिर भी मुझसे प्रेम करती है। मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है। और गांव क्यों छोड़े। माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालती। जो पंडित का बेटा था उसने चमार जात की लड़की थी सिलिया, उससे शादी कर ली थी। अब हिंदुस्तान की गांवों की व्यवस्था तो आप जानते ही है, और जातिवाद को भी आप समझते ही हैं। तो प्रेमचंद उन तमाम सवालों को भी इस उपन्यास में सामने रखते हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी कफन आपने पढ़ी ही होगी।
दोनों जून अपना भोजन आप का पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते, दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। चुंगुरी सिंह ने बामणी रख ली, इसका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपये से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मतलब झिंगूर सिंह था, उन्होंने ब्राह्मण राजपूत होकर ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली। इधर पंडित जी थे, उन्होंने चमारिन से शादी कर ली। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये सब विचार वो कर रहा है। मगर फिर ख्याल आया कहीं जुनिया दिल लगी न कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो जूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी तो हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रखकर निभा करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना। यानी एक बार हाथ पकड़ लिया तो सारे जीवन भर निर्वाह करना है। वो सारी चीजें उसको समझा रही है। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी थी। भौरों की भांति फूल पर रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे? कह रही कि मैंने बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत देखे, लेकिन मजबूत चाहिए। मुझे जो कह दिया उसको निभाना है। फिर चाहे सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, उसकी तुम्हें परवाह नहीं करनी है। इस प्रकार की बात जुनिया उसको कह रही है। गोबर एक साथ एक हाथ में गाय की पगिया थी, दूसरे हाथ में उसने जुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई। जुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। समझिए कि बस वादा हो गया, प्रॉमिस हो गया पूरा। जूनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह से सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसे को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेनी का नाता रखती। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया रसना मत। कोई मुझे रसीली नशीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपये दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ, सबके सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गदीज बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आ जाएगा। वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपये की भूखी हूं, न गहने कपड़े की, बस भले आदमी का संग चाहती हूँ। उसने बता दिया कि मेरा काम है, मैं इस तरह के लोगों से रोज मिलती हूँ, इसलिए मुझे लोगों की नब्ज का पता है। मुझे एक सच्चा इंसान चाहिए बस। मुझे बाकी किसी चीज की कोई ज्यादा भूख नहीं है, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझ सकूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आज सिर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली नहीं, कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम कि, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वह पुकारती हुई, बहू जी, बहू जी। कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ कि पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर दिए? क्या बहू जी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, एक नेवते में गई है, और मेरी ओर दो पग बढ़ गया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना है, लो, वो तो लो। नहीं, मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जा पाओगी झुन्नी रानी।
रोज रोज कलेजे का छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, बस चूस लूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसे का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। ये कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी, कुछ चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सिर दूध जाएगा। बच्चा बच्चा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेम में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरे की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछा कर बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैर पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा जूना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया करो, नहीं भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार नहीं किया तो क्या जवाब दोगी। बोले, मैं विप्र हूँ, रुपये पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। तो पंडित बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो तो रुपया पैसा तो रोज ही मिलता है मेरे को, आज तो अपना रूप का दान दे दो मेरे को, आज बस तुम्हारे साथ कुछ कुछ करना चाहता हूँ मैं। अब मैंने यूं ही उसका मन रखने के लिए कह दिया, मैं 50 रुपये लूंगी। सच कहती हूँ गोबर, तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल कर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही तैयार थी, हांडी उसके मुंह पर दे मारी, सिर से पांव तक सराबोर हो गया, चोट भी खूब लगी, सिर पकड़ कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब ये कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोल कर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा की भी धुल गई होगी, पूछ मूछे भी क्यों न उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई, उसकी घरवाली आ गई, अपने बैठक में सिर पर पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी कार करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ जुना, ये समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। ये तुमने क्या किया, उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया, जूती से पीटती, ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। जूनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खासा देवे मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता, डिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 डंड रोज मारता हूँ, दूध की नहीं मिलता, नहीं तो अब तक सीना यूं निकल आया होता। वो चिढ़ाती है उसको कि तुम तो कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोलता है कि नहीं, मैं, उसका सिर्फ जो शरीर है वो सिर्फ वादी बॉडी का शरीर है, उसमें कुछ ताकत नहीं है, हम तो किसान हैं, हमारा शरीर बहुत मजबूत है। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जूनिया ने शाश्वत आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां से सभी एक से हैं, तुम किस 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 मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये निरे लंपट होते हैं, फिर मैं तो कुछ सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे बिठा लें। मतलब वो दोनों अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं और जुनिया अपनी सारी बात कह रही है, और जाहिर सी बात है इस पूरे भाव में, इस पूरी अनुभूति में वो सारे एहसास हैं, दोनों दूसरे को जांच परख रहे हैं कि कैसे आगे का सफर तय करना। और जूनिया इस बात को कंफर्म कर लेना चाहती है कि मैं जिसके साथ अपना हाथ थामूंगी वो सच में सही आदमी है कि नहीं है। आगे क्या होता है इस प्रेम कहानी में
जूनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने में जैसी हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निभाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ, आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े आदमी थे, उनके यहाँ 4-5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25-25 की होंगी। एक से एक सुंदर, तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साहित्य कॉलेज में पढ़ाती भी थी, 300 का महीना पाती थी। सितार पर वह सब बजावे, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक से लगाए चुप रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले, मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा। लेकिन भाई, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वो जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती। भाई, मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसो को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। ये सब दुनिया बता रही है। और ऐसे भी देखी जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वार आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी है जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती है। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों को ही देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं है। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवावे, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचनी बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा जोटा खा पहन कर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। वो सब समझा रही है पहले ही उसे। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक कर झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन और औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत मर्द को। यही समझ लो, मैंने अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो जो भी इच्छा होगी वह करूंगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो, और औरत मार के डर से अपने काबू में रखो तो वह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिपकर करेगी, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं कर सकते। बस बात इतनी ही बता रही, सच बात बता रही हो। गोबर के लिए ये एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सोच सचेत होकर चलने लगता। जूनिया पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें और अपने सतीत्व के बखान से मुक्त कर दिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आघारी उसे मिल जाए तो धन्य हो जाए। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। बस दोनों ही चीजों से वो मोहित हो गया वो भी। जूनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटते हुए बोली, अरे ये तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुहरे हो।
मुझसे कहा नहीं कि लौट जाओ। एक कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती? अम्मा भी देख ले। जुनिया ने लजा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं न आऊंगी। मुझे तो ये अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ कब आओगी? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना। अपने पिछवाड़े मिलूंगी। बोल रही पिछवाड़े मिलूंगी, आ जाना रात में आज। और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं न आऊंगा, आना पड़ेगा। नहीं कहे देती हूँ, तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी भला से। जूनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जूनिया जानती थी वह आएगा, कैसे न आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। दोनों को एक दूसरे पर इस प्रकार का यकीन हो चुका था। गोबर जब अकेला गाय हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। देखिए मतलब घनिष्ठ प्रेम हो गया था, तो अब उसको लगता है कि यही हमारा जीवन सहजीवन चलेगा और दोनों साथ ही चलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से प्रेमचंद गोबर और जुनिया की जो प्रेम कहानी है, मतलब जो पहली मुलाकात की जो प्रेम कहानी है, उसको बता रहे हैं कि जहाँ तमाम तरह की नैतिकताएं जुनिया के दिलो दिमाग में है और गोबर को भी वो जैसे दुनिया की वास्तविकता से रूबरू करवा रही है, क्योंकि गोबर इतना बाहर गया हुआ नहीं है। लेकिन वो तो अपने काम के सिलसिले में जाती रही और तरह तरह के लोगों से मिलते रहे, इसलिए उसके उसके अनुभव एकदम भिन्न प्रकार के हैं। तो आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगे रहिए, नेवर गिव अप, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है।